वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। खबर अब जरा आपको देते हैं सिद्धरमैया साहब की बढ़ती हुई मुश्किलों की। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के ऊपर मुकदमा चलेगा। गवर्नर ने इसकी मंजूरी दी थी, मामला हाईकोर्ट ने पहुंचा था। हाईकोर्ट ने कल कह दिया था कि जो भी गवर्नर ने आदेश दिया वो मान्य है, ठीक है, और एफआईआर होगी। अब एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो गए हैं और अदालत ने कहा है कि 3 महीने में सिद्धरमैया साहब के ऊपर जांच पूरी की जाएगी। लोकायुक्त पुलिस इस मामले की जांच करेगी। मामला सीधे सीधे अब भ्रष्टाचार का है, अपने परिवार को फायदा पहुंचाने का है। टी राघवन हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। राघवन, बताइए जरा क्या क्या है कोर्ट ने। जी देखिए, इस आदेश का जो आधार बनाया गया है वो हाई कोर्ट का कल का फैसला है। जनप्रतिनिधि कोर्ट ने भी ये कहा है कि अनडाउटेडली ऐसा लगता है कि सीएम की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है उसकी जांच बहुत जरूरी है। इसीलिए मैसूर लोकायुक्ता पुलिस से इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। अब मैसूर लोकायुक्ता पुलिस जो है इस मामले में सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी और ये जांच शुरू होगी। इसमें एक और बात ये बतानी जरूरी है कि सीएम लगातार ये कह रहे हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। कल जब उनसे ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होना जो है वो किसी भी बात का आधार नहीं बनता है कि अपना पद छोड़ दें। लेकिन जो पिटिशनर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर वो लगातार सीएम पद पर बने रहेंगे, क्योंकि लोकायुक्ता पुलिस राज्य सरकार के गृह मंत्रालय का हिस्सा है, इसलिए हो सकता है कि जांच प्रभावित हो। इसलिए अब हम ये देख सकते हैं कि इस ऑर्डर को लेकर एक बार फिर हाईकोर्ट पिटिशनर्स पहुंचे और ये हाईकोर्ट से मांग करें कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, तभी इसमें निष्पक्ष जांच हो सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज सीएम ये वेट कर रहे थे, शायद पहले यह कहा गया था कि डिविजनल बेंच के सामने एक पिटीशन सीएम दाखिल करेंगे जिसमें सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी जाएगी। लेकिन ऐसा समझा गया कि जो लीगल एडवाइजर्स हैं उन्होंने एडवाइस दिया कि जो जनप्रतिनिधि कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उसका क्या फैसला होता है, हो सकता है इन दोनों फैसलों को अब सीएम जो है डिविजनल बेंच के सामने चैलेंज करें। अगर वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। राघवन, ये और बता दीजिए कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री बदले जाएंगे इसको लेकर की कहीं ऐसी आवाजें हैं? जी देखिए, जहां तक हाईकमान की बात कर लें, शुरू से ये कहा गया है कि हाईकमान जो है लगातार सिद्धरामैया के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि लगातार ये एक लाइन लेकर चल रही है पार्टी की, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। लेकिन एक ये बात है और दूसरी बात, वो लोग जो सोचते हैं कि अगर एफआईआर दर्ज हो गई, अगर जांच में त्रुटि पाई गई, सीएम के पात्र को लेकर अगर कोई सवाल खड़े होता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये एक नेशनल पार्टी है। आपको ये ध्यान रखना होगा, जिस तरह से केजरीवाल, जिस तरह से हेमंत सोरेन कर पाए, शायद सिद्धरामैया वैसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे हालात में अब इस बात की जो है ना, मन में लड्डू फूटा वो वाली स्थिति सौरभ यहाँ पर नजर आ रही है। कई सारे ऐसे किरदार हैं जो अब सीएम की रेस में अपने आप को आगे देखते हुए दिख रहे हैं और हम देखेंगे कि आने वाले 1-2 दिन में ये सब चेहरे आपको नई दिल्ली में भी नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया राघवन आपका, पूरा अपडेट आपको मिला। आप देखिए ये मामला फिर जो है राहुल गांधी की अदालत में पहुंचेगा कि आखिर क्या हो। एफआईआर होगी सिद्धरमैया साहब के ऊपर, 3 महीने में उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। मामला हमने आपको कल भी बताया था, इनकी पत्नी को प्लॉट आवंटित किए गए थे, जो कि बताया पिटिशनर्स ने, जो याचिकाकर्ता थे, कि वो बिल्कुल नियमों के खिलाफ जाकर के किया गया था, उनको अनुचित फायदा पहुंचाया गया था। हालांकि उस वक्त जब ये प्लॉट दिए गए सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन सारा मामला अदालत के सामने आया और उसमें ये कहा गया कि उन पर जांच तो कम से कम होनी ही चाहिए। त्रिपाठी जी, एक इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की और चूंकि नेशनल मीडिया में उस तरह से चर्चा नहीं हुई, लेकिन बाकायदा विधानसभा में रात में सो गए भाजपा के सारे विधायक, अपना चद्दर गद्दा लेकर आए थे और वहीं सो गए। और इस पूरे भाजपा को वहां की भाजपा से सीखना चाहिए ना? नहीं, मैं तो कहूंगा कि वो जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो जो किया वहां, उसको नेशनल स्तर पर भी करना चाहिए। कर्नाटक में सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, करप्शन का मसला है, अपनी पत्नी को लाभ देने का मसला है, एक किसी से लेकर, और जो होता है ना कि आपको पता चल जाए, आपको जमीन ले लें, फिर उसके पहले तो ये लिया कि सही जगह पे जमीन ले लें, फिर उसके बदले में दूसरी जमीन उससे भी महंगी और उससे अच्छी वाली कमर्शियल वाली ले लें, तो ये सब बड़ा गंभीर मसला है। चीफ मिनिस्टर नहीं थे सर उस वक्त? नहीं, चीफ मिनिस्टर हो या ना हो, सवाल तो घोटाले का होता है। सवाल वो है, इसको समझिए, ये नेता लोग जो करते हैं, और मैं तो कई बार कहता हूं इसको देश की जनता समझे कि ऐसा नहीं कि जो विपक्ष में नेता है कोई बड़ा कमजोर होता है, वो भी बड़े तंत्र मंत्र सब
सब कर सकता है। हाँ, सरकार उसमें इन्वॉल्व हो तो वो और ज्यादा गंभीर हो जाता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अवसर ये कि सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं है, देश भर में भी इस मुद्दे को, क्योंकि सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा है, जिसको हाईकोर्ट ने भी एक तरह से अब वैलिडिटी दे दी है। अब ये तो कि टाइम बाउंड धरना जांच प्रदर्शन है, कर रहे 3 महीने में रिपोर्ट आनी तो हो सकता है तब उसका सब लोग ही इंतजार करें, हाई कांग्रेस के लीडर्स। अच्छा, एक चीज और मैं कह दूं, ये थोड़ा अलग से टिप्पणी है लेकिन कहानी कुर्सी की मिसदे। देखिए, यूपी बिहार के नेता बड़े बदमाश हैं, वह बदनाम है कि वो बदमाश होते हैं, वो पैर छुआते हैं, वो सामंती होते हैं। अभी सिद्धारमैया जा रहे थे ना, तो हमको उसी तरह वो भी दिखे, सब उनका भी पैर छू रहे थे। मतलब थोड़ा कहानी कुर्सी की है तो लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, बदमाश कहे जाते हैं ना यूपी बिहार। अब जरा हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में चुनाव है, 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। आज प्रधानमंत्री सोनीपत में है, सोनीपत में उनका कैंपेन चल रहा है गोहाना इलाके के अंदर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की यादें ताज़ा की। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी हरियाणा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच करके कह रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार, जहां कांग्रेस का पांव वहां पर करप्शन आपको देखने को मिलेगा। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हरियाणा से। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा को लूट कर खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा की सरकार से मीलों मीलों दूर रखना है। कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का अपमान होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया है। प्रधानमंत्री गोहाना सोनीपत में प्रचार कर रहे हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी ने एक तंज कसा था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, अच्छी बात है, उसी मेट्रो में बैठकर आए जिसका वादा किया था। मेट्रो का विस्तार करने की बात हुई थी सोनीपत तक, तो ये उनका तंज था। अब हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी, चीफ मिनिस्टर आपको बदलना पड़ा है, और 10 साल से आप ही सत्ता में हो, तो फिर मुद्दे भी जो हैं मुश्किल से मिलते हैं। अब आप कितना पीछे की याद दिलाएंगे? प्रॉब्लम ये है, अब प्रधानमंत्री ने जो कहा, जो बीजेपी का कैंपेन है कि दलालों से और दामादों से बचाना है, 10 साल से आप हो और दामाद जी भी 10 साल से वही हैं जहां थे। रॉबर्ट वाड्रा के लिए कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा का हुआ तो कुछ नहीं आज तक। देखिए, दामाद का तो मामला कोई है नहीं, भले नरेंद्र मोदी उस बात का जिक्र करें। अब वो इतिहास बन चुका है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितना लोकसभा में और विधानसभा चुनाव में उसको बुलाना था, बुला लिया। अब वहां पर रॉबर्ट वाड्रा को इश्यू नहीं है। अब वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सबसे बड़ा एक जो इश्यू है वो ये
कि 10 साल में बिना खर्चे बिना पर्ची के उन्होंने जो सरकार चलाई है, जो नौकरियां दी है, वो एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी गोहाना में बोल रहे थे, गोहाना में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है। बहुत हुडा का मजबूत गढ़ है, यहाँ पर जाटों का बड़ा मजबूत गढ़ रहा है। अरविंद शर्मा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं वहाँ पर। इस बार अरविंद शर्मा को वहाँ उतारा है। तो ये बेसिकली जाटों का बेल्ट है, जो पानीपत है, सोनीपत है, रोहतक है, यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। जाटलैंड का एरिया है। प्रधानमंत्री इसके पहले कुरुक्षेत्र आए थे 14 सितंबर को, आज वो गोहाना में रैली कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि जिस तरीके से खट्टर को हटाया गया, उसके बाद से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने थे। नायब सैनी के बहुत प्रभावशाली मुख्यमंत्री नहीं रहे, कम समय मिला हालांकि उनको प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन ये पूरा चुनाव जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कंधे पर उठाकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना पड़ा था। हरियाणा का चुनाव भी वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आना पड़ रहा है, क्योंकि खट्टर साहब से आप कह रहे हो कि आप सामने मत आइए, आपकी नाराजगी है। नायब सिंह सैनी अभी स्थिति में नहीं है, और आपके एक बड़े नेता विज साहब कह चुके कि भी मुख्यमंत्री का दावेदारू। दूसरे अहीर नेता वो अलग बोल रहे कि भाई 12 साल में तो कूड़े के दिन फिर जाते, मेरे दिन कब फिरेंगे। तो वो भी दावेदारी कर रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह। और वो कह रहे कि मैं भारतीय राजनीति का ऐसा पहला नेता हूं जो 2004 में भी राज्य मंत्री था और 2024 में भी राज्य मंत्री बना, और जो मेरे बाद राजनीति में आए वो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। देखिए, लेकिन हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 5 सांसद है लेकिन 3 केंद्रीय मंत्री है। किसी राज्य के संग ऐसा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। सिर्फ 5 सीटें जीती है लेकिन 3 केंद्रीय मंत्री है। एक कैबिनेट मंत्री है आपके पास खट्टर साहब, और 2 राज्य मंत्री है जो फरीदाबाद से जीते हैं आपके, वो राज्य मंत्री गुर्जर जो आते हैं, और राव इंद्रजीत सिंह आते हैं। अब ये दोनों वोटर जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी में जुड़े हैं, गुर्जर और अहिरवार, इन दोनों बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से अंदर ही अंदर नाराज है। फरीदाबाद एनआईटी से जो फरीदाबाद के सांसद है वो अपने बेटे को टिकट देना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला। राव इंद्रजीत सिंह चाहते थे कि भाई अहिरवार बेल्ट में मेरे हिसाब से सीटें मिले, मैं जहां से चाहूं। हालांकि उनकी बेटी आरती को टिकट दे दिया गया है। अब वो सोच रहे हैं कि भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो कम से कम मैं यहां पर मुख्यमंत्री की दावेदारी कर दूं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी रस्साकशी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी को यह बात मालूम है, और प्रधानमंत्री मोदी का एक अपनी अपील है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। और जिस तरीके से 10 साल, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 साल रही है वो भ्रष्टाचार मुक्त रही है। लेकिन एक बात भी है, देखिए 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में मनमोहन की सरकार थी, और 2004 से लेकर 2014 तक हरियाणा में हुडा की सरकार थी, कांग्रेस की। 2014 से 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार केंद्र में रही, और 14 से 24 बीजेपी की सरकार रही। अगर यह ट्रेंड रहता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। चुनौती बहुत है भारतीय जनता पार्टी के सामने, ये नरेंद्र मोदी भी जानते, अमित शाह भी जानते, और इसीलिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद लगातार हरियाणा के अंदर प्रचार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में लौटेगी। ऐसा मैं कुछ इंडिपेंडेंट विश्लेषकों को सुन रहा था, उनका कहना यह था कि कांग्रेस बहुत आगे थी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस नीचे आ रही है, बीजेपी ऊपर आ रही है। ये ट्रेंड है, लेकिन बीजेपी क्या बराबर पहुंच पाएगी या ऊपर जा पाएगी अलग बात है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई देती है हरियाणा में, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। देखिए, इस समय की परिस्थिति, आज जब प्रधानमंत्री, चूंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये रैली कल होने वाली थी, लेकिन जनसंघ के संस्थापकों में से एक शामिल और एकात्म मानववाद का दर्शन देने वाले, और जिनको आदर्श स्वयंसेवक, भारत का आदर्श नेता माना जाता है, और मूल आज भी भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन पर टिकी हुई है, एकात्म मानव दर्शन पर। उनकी जयंती पर एक कार्यक्रम हो रहा है, और आज कई है वहाँ। मायावती की रैली हरियाणा में अलग है, राहुल गांधी एक दूसरी जगह जा रहे हैं सबने, और चूंकि देवीलाल जी की जयंती है आज, तो वो भी एक देवीलाल चौधरी, उनके ओम प्रकाश चौटाला अलग सम्मान रैली कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब चुनाव परिणाम क्या होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन जो वन साइडेड इलेक्शन था, वो वन साइडेड इलेक्शन कम से कम जो 3 क्षेत्र आते हैं हरियाणा के, मतलब एक अहिरवार क्षेत्र हो जाता है, ये जो लगा हुआ क्षेत्र है जिसको हम जीटी वाला क्षेत्र बोलते हैं, जो अंबाला तक जाती है, जिसमें किसान आंदोलन का जो पहले बीजेपी का था, तीसरा शेष हरियाणा, हिसार वगैरह मिला करके। तो पहला क्षेत्र में बीजेपी स्ट्रांग रही है, पहले लग रहा था कि खत्म हो जाएंगे, अहिरवार में उस क्षेत्र में फिर से बीजेपी आई है। सेकंड क्षेत्र में भी लड़ाई चल रही है, लेकिन बीजेपी उतनी खत्म। सेकंड क्षेत्र में जो कि किसान आंदोलन का प्रभाव है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में उसके लिए समस्या है। अंबाला इसी क्षेत्र में शंभू बॉर्डर आता है रास्ते में। और तीसरा क्षेत्र जो है वो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, और हम लोग यहां मान के जो चल रहे हैं सौरभ जी ना, कि कोई जाति, मतलब जाट अगर जाति है तो एक ही साइड जाएगी।
ऐसा कभी होता नहीं है। पहले यूपी में भी हम मान के चले थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कि जाट तो वन साइडेड जाएगा, किसान आंदोलन हो गया, और अंत में हमने परिणाम देखे। जिस समय 2022 के चुनाव हुए थे तो परिणाम हमने देखे हैं। इसलिए किसी भी जाति को यह मान के चलना कि उस जाति का नेता कोई सामने खड़ा है तो वो उधर ही जाएगा, अलग अलग मुद्दे क्षेत्रों के होते हैं। इसलिए जाट वन साइडेड कांग्रेस की ओर जा रहा है, ये सिचुएशन हरियाणा में और इस समय जो INLD है चौटाला साहब की, या दुष्यंत चौटाला की जो दूसरी पार्टी है, लोग कह रहे थे ये खत्म हो गई हरियाणा के अंदर। नहीं, INLD कुछ कारणों से, हालांकि एक जगह तो तीनों एक ही परिवार के सब लड़ रहे हैं वहां से एक ही परिवार के लड़ रहे हैं, तो उनके अपने परिवार का संकट है। लेकिन देखिए, उनके प्रति भी एक सहानुभूति पैदा हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला जाके कह रहे हैं कि देखो हमने ये किया, वो किया, हमारे समय तुम्हारी कितनी प्रतिष्ठा थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तुमको क्या दिया, बीजेपी ने क्या दिया। तो कुछ उनके बेसिक जो क्षेत्र है उसमें 6-7 जगह 8 जगह बताया जा रहा है कि वो लड़ाई में लौटी है INLD। जितना ये लौटेंगे लड़ाई में उतना बीजेपी तो 4-5 सीटों पर हो सकता है 3-4 सीटें वो निकाल भी ले, जो सिचुएशन बन रहा है। नहीं, बीजेपी का संकट अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी का संकट उसका अपना संकट है। ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने पर वहां के कार्यकर्ता बताते हैं कि फोन आ जाता था हम लोगों के पास, आपने ऑनलाइन ये किया है, और व्यापारी को कुछ न कुछ पैसे वहां देने पड़ रहे थे। तो बीजेपी का जो संकट है वो आंतरिक असंतोष का है, उसको दूर करने से होगा। संकट तो इस हद तक है कि किसानों का मामला सब लास्ट जानते हैं लाइन में प्रधानमंत्री जो गए हैं, हाँ। ये पूरा भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको अरविंद शर्मा ने हराया था लोकसभा चुनाव में। अब तो कंगना कंगना रनौत ने स्टेटमेंट दे दिया कि तीनों कृषि कानून वापस आने चाहिए। हरियाणा में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कृषि कानूनों को वापसी की मांग कर दी कंगना रनौत ने। बीजेपी को कहना पड़ा कि इनकी निजी राय है, पार्टी की राय व्यक्त करने के लिए अधिकृत नहीं है। उसके बाद कंगना रनौत ने कहा ठीक बात है, मैंने गलत कह दिया था, बैकआउट कर लिया उन्होंने। अब पहले ही हरियाणा में किसान को लेकर तो वैसे बड़ा मुद्दा था, कुछ को याद नहीं रहा हो तो कंगना जी ने याद दिलवा दिया कि भाई ये एक बड़ा इशू है। नहीं, वहाँ मुद्दा है, याद किसी ने नहीं, दिला मतलब किसी दिया को याद नहीं रहा हो थोड़ा बहुत तो वो उन्होंने लेकिन अब रिफ्रेश कर दिया। कंगना जी के लिए तो पार्टी को देखना है इसमें कि सारा क्या करना है क्या इकोसिस्टम नहीं लगा करना। है मुद्दा ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार हो गई। पिछली बार की सरकार में उसको झटका लग गया था, मेजोरिटी से नीचे आ गए थे, जेजेपी के साथ आप आए थे। तो अब इस बार क्या होगा, उससे बढ़ जाएंगे आगे। और फिर अब आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, 10 साल से आप सरकार चला रहे हो, तो क्या मुद्दा आपके पास है कि। और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी अपना मुख्यमंत्री 9.5 साल बदल दे तो खुद सर्टिफाई कर रही है ना कि भाई हम इस सरकार के या इस मुख्यमंत्री के कामकाज से सेटिस्फाइड नहीं है। अदरवाइज कोई नाराजगी थोड़ी खट्टर साहब से, कोई दुश्मनी है। पार्टी को लगा हो ना कि खट्टर साहब की लीडरशिप में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ, लोग नाराज हैं, इसलिए हमने बदल दिया। तो अब इस पर हम बहस कर रहे हैं कि नहीं, वो बहुत ही अच्छा काम किया था उन्होंने। बदला उत्तराखंड में भी था, वहाँ तो केवल 4 इस बदल कारण गए से थे, मुख्यमंत्री नहीं फिर भी हटाया वापस आ गए। मतलब आ गए, मैं तो कह रहा हूँ कि नाराज, हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज और मैं बता रहा हूँ, मैं अभी देख रहा था कि चर्चा हम लोग कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बड़ा इशू है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये हरियाणा के लिए, unemployment rate in urban areas in 15 to 29 group increases 11.2% in April to June 2024 quarter और 17.2% for women। ये इंक्रीज हुई है हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और उसमें एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि अनेबल टू फाइंड जॉब्स अराउंड 46,102 ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स इन हरियाणा हैव अप्लाइड फॉर द जॉब्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्वीपर्स हायर्ड बाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम। हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी, ये सरकार की रिपोर्ट है, ठीक है, ये इसमें छपी हुई है। तो अभी सरकार, और अभी जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी तभी जीत सकती है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है, जितनी बीजेपी में है ना, उससे ज़्यादा वहाँ है। मैं समझता हूँ कि जो शैलजा जी हैं, हुड्डा जी हैं और सुरजेवाला जी हैं, उन तीनों के बीच में यदि एकता नहीं बनती तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें फायदा हो सकता है। खबरें छप रही हैं कि राहुल गांधी ने मना लिया, सीधा ठीक है, मैसेज किया जाओ, तो वो तो ऐसे अनिल विज साहब को भी मना लिया, उनसे जाकर मिलो, वो ठीक है, चलता रहता, चलता युवाओं का रहता। जो मामला है सर, 47.3% युवा वोटर से, 47% 40 साल तक के युवा वोटर से, और 2 ये बात करोड़ नहीं कि वोटर्स में कोई से भी जाति का 95 लाख 100% वोटर युवा किसी के पास नहीं जाता। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जाट या कोई भी एक सपोर्ट कर रहा है, उसका मतलब 70-30 बीजेपी को मैनेज करना है। मैं सर ब्रेक के लिए भी जाना पड़ेगा, शॉर्ट कमेंट हरियाणा पे आपका। नहीं, देखिए, कई बार होता है ना कि हम लोग एक स्वाभाविक सी जो स्थिति होती है उसी पर बढ़ चलते हैं। जैसे स्वाभाविक स्थिति क्या है, 10 साल अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह गई तो वो हारेगी ही हारेगी। ये 2024 के चुनाव में भी एक ये माहौल था कि कहाँ तक जाएंगे राहुल गांधी, 54 से 99 पहुंचे।
जो हरियाणा की स्थिति है उसमें क्या मान लिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी तो जीत ही नहीं सकती। पहले के चुनाव देखें तो कब कांग्रेस इस तरह से लगातार 2 बार इतनी सीटें लेकर आई, और जब लेकर आई तो क्या उसकी सीटें नहीं घटी। फिर सवाल यह है कि क्या हुड्डा जो लगातार कर रहे हैं, क्या दलित मत बिल्कुल से नहीं बिखरेंगे? क्या चंद्रशेखर और मायावती कोई प्रभाव नहीं छोड़ने वाले हैं? और जो सबसे बड़ी बात है, गैर जाट समीकरण आज भी इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो खर्ची पर्ची की सरकार यानी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जो मनोहर लाल खट्टर ने दिया है, और मैं फिर कह रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरह से अराजकता रोकी, जिस तरह से पूरे राज्य में ये वो स्थिति नहीं बने उसको रोका, उसका भी एक बड़ा वर्ग है जो समर्थक है। एक वर्ग है ना जो समर्थक नहीं है। और हरियाणा के किसान नेता जो अभी ताजा वाला था उससे खुद को अलग कर लिए थे, ये भी ध्यान में रहना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी खराब है। दोनों बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस का एज इसलिए है क्योंकि 10 साल कांग्रेस वहां रह चुकी है।